एक एप्लीकेशन भी बनाई है मैंने टू डू ऐप के लिए। इसमें बेसिकली अभी कुछ ख़ास बनाया नहीं है, बस एक छोटी सी यूआई है और एक इनपुट और उसके साथ एक बटन है। ठीक है, ये सारा जो है वो अभी टू डूज़ जो है उसको ऐड करने के लिए, जो हम टू डू ऐप जिस पे काम करेंगे अभी। तो इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख दो, फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर उसको ऐड करो। ठीक है, तो वो एक चेकलिस्ट की तरह वहाँ आ रहा होता है कि आप जो है वो अपने टू डू आइटम्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ अभी चल रही है हमारे पास। अच्छा, अब इसको बनाया कैसे, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐप की फ़ाइल है, ऐप की फ़ाइल के अंदर सिंपली एक टू डू का कंपोनेंट मैंने रेंडर यहाँ पे करवा दिया है। टू डू का कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर एक टू डू का फोल्डर है और उसके अंदर रखा हुआ है। अगर हम इस कंपोनेंट पे आते हैं तो मेन कंपोनेंट हमारा यही है, सारा का सारा काम जो है वो इसी कंपोनेंट के अंदर हुआ है। अभी इसके अंदर क्या चल रहा है, अभी इसमें बेसिकली जो एंड डिज़ाइन होती है उसके ज़रिए मैंने इसमें जो इनपुट बटन्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने लगाई हैं और एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स हमारे यहाँ से ऐड होते हैं इनपुट के ज़रिए, ठीक है, उसका डेटा जो है वो इस बटन पे जब क्लिक होता है ऐड टू डू हैंडलर, तो वो क्या करता है, एक एरे के अंदर रख देता है जो कि स्टेट में रखा हुआ है। ठीक है, और वही स्टेट वाला जो डेटा है वो मैंने एक लिस्ट वाला जो इसका कंपोनेंट है उसको पास कर दिया। ठीक है, ये रहा डेटा। सही, अब उस आइटम लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो नज़र किस तरीके से आएगा, वो ये रेंडर आइटम के ज़रिए होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो उसके चेक बॉक्स एक रखा और चेक बॉक्स के अंदर उसी जो भी आइटम मुझे मिल रहा होता है वन बाय वन करके उसका डेटा यहाँ पे रखवाया है। ठीक है, तो ये टू डू ऐप मसला तो नहीं है कोई यहाँ पे, सही है ना भाई, क्लियर है ना। अच्छा, अब इसके अंदर हमने काम क्या करना है, आज हमने पढ़नी है रिडक्स। ठीक है, तो यही वाला जो काम अभी हमने किया हुआ है नॉर्मली, ठीक है, ये वाला काम हम करेंगे रिडक्स के ज़रिए। ठीक है, अभी जो भी डेटा आ रहा है वो सारा का सारा स्टेट के ज़रिए आ रहा है। ठीक है, अच्छा, रिडक्स जो है वो क्या है। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं अब तक। सबसे पहले हमने क्या देखा था स्टेट के लिए, यूज़ स्टेट। ठीक है, फिर यूज़ स्टेट जो है उसमें एक मसला था, क्या मसला था उसमें, वो सिर्फ कंपोनेंट लेवल तक ही रहता है। स्टेट का जो डेटा है वो उसी कंपोनेंट तक रहता है। अगर आपको दूसरे स्टेट दूसरे किसी कंपोनेंट को भी देना है तो फिर आपको उसको प्रॉप्स वगैरह लगाने पड़ते थे। फिर हमें इसका जो एक सोल्यूशन मिला कि प्रॉप्स से हट के भी हम काम कर सकते हैं, वो क्या मिला, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट उसका एक हुक है, एक्चुअल जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। ठीक है, अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो काम आप रिडक्स के ज़रिए करोगे वही काम आप सेम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ भी कर सकते हो। सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर भी एक इशू है। वो क्या है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई खुद रिएक्ट वालों ने जो बनाई है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई खुद रिएक्ट वालों ने बनाई है ना, तो खुद रिएक्ट वाले जो है ना वो ही रिकमेंड नहीं करते कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को किसी बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, बड़ी एप्लीकेशन जहाँ पे डेटा ज़्यादा है, ठीक है, और मतलब जैसे कोई छोटी मोटी मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई चल जाएगी और बेहतरीन चलेगी, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा डायनामिक है, तो वहाँ पे जो है ना प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पे हम रिडक्स को यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, रिडक्स जो है वो बेसिकली जब आई थी तो ये एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी थी। ठीक है, इसका रिएक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। रिडक्स और रिएक्ट इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था। ठीक है, लेकिन जब रिडक्स फेमस हुई, पॉपुलर हुई, तो लोगों ने उसको रिएक्ट के साथ यूज़ किया और रिएक्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन गया कि अब जो है वो कोई भी रिएक्ट का डेवलपर अगर वो कहे कि मैं रिएक्ट का डेवलपर हूँ, तो उससे लाजमी उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको रिडक्स भी आती हो। ठीक है, तो अगर आप रिएक्ट पढ़ना चाह रहे हो ना, तो आप अब तक जितना आपने पढ़ लिया है उसके हिसाब से आप रिएक्ट डेवलपर तो बन चुके हो। ठीक है, लेकिन रिएक्ट डेवलपर के साथ साथ आपको रिडक्स भी आनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर, स्टेट मैनेजमेंट में, बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो रिडक्स जो है ये पहले जब यूज़ होती थी, ठीक है, रिडक्स ज़रूरी नहीं है कि आप रिएक्ट के साथ यूज़ करो, आप वनीला जावास्क्रिप्ट पे भी यूज़ कर सकते हो इसको कहीं। ठीक है, यानी बगैर किसी फ्रेमवर्क के आप इसको एंगुलर के साथ यूज़ कर सकते हो, आप इसको व्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी फ्रेमवर्क हो, रिएक्ट सबके साथ चल जाती है, रिडक्स सबके साथ चलता है। ठीक है, अच्छा, अब रिडक्स जो है इसके
पॉपुलर होने के लिए इसका रीज़न क्या था पता है? रिडक्स जो है वो आपकी स्टेट मैनेजमेंट, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रिडक्स को समझने में, कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी, लेकिन रिडक्स के ऊपर अगर आपका एक बार हाथ साफ हो गया ना, तो रिडक्स के ऊपर जब भी आप स्टेट मैनेजमेंट वगैरह अपनी कर रहे होते हो, ठीक है, आपको डेटा के कहीं पे भी लॉस होने की फ़िक्र नहीं होती, ठीक है। यानी आप एक पेज से दूसरे पेज पे आ रहे हो, ठीक है, आपका यूज़र कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है, या वापस उसी पेज पे जा रहा है बैक करके, ठीक है, तो आपको कहीं पे भी जो है ना क्या कहते हैं, स्टेट के पुराने होने का या स्टेट के अंदर जो डेटा है उसको आगे पीछे कहीं हो जाने का, उसका इस तरह का कोई डर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अक्सर मोबाइल एप्लीकेशंस चलाई हैं ना सबने, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपने अक्सर इस तरह का कोई सिनेरियो देखा होगा। ये सबसे मैं बता रहा हूँ कि ये वाली जो एक प्रॉब्लम है ना, ये रिडक्स से पहले से चलती हुई आ रही थी, ठीक है, और इसको लोग मैन्युअली इसको रिजॉल्व करते थे। ये प्रॉब्लम क्या थी कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन पे हो, मोबाइल एप्लीकेशन में आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, बहुत सारी लिस्ट है, सही है। अब लिस्ट में आप जाते हो, लिस्ट में जाने के बाद उसकी डिटेल्ड स्क्रीन पे चले जाते हो किसी भी पोस्ट की। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, ठीक है, आपके पास आपकी अपनी कोई पोस्ट आपके सामने उसी लिस्ट में नज़र आ गई आपको, ठीक है, आप उस पे क्लिक करते हो, आप डिटेल्स पे आ जाओगे उस पोस्ट की, ठीक है, उसी डिटेल के ऊपर एडिट का बटन भी आ रहा होता है, आता है, आप उस पोस्ट को एडिट कर सकते हो ना, अगर आपकी अपनी पोस्ट है तो कर सकते हो ना। आप जाते हो उस पोस्ट का टाइटल चेंज कर देते हो, ठीक है, उस पोस्ट का टाइटल चेंज करने के बाद जब आप बैक करोगे, ठीक है, तो आपको डेटा पुराना नज़र आएगा या नया? बेसिकली आपको नया ही डेटा नज़र आ रहा होता है, लेकिन इस चीज़ को मैनेज करना बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। कैसे? देखो, आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट चल रही है, लिस्ट में डेटा एरे के अंदर पड़ा हुआ है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, सही है। आप किसी भी लिस्ट के किसी एक सिंगल आइटम के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आपका यूज़र, और उस आइटम को एडिट कर रहा है। अब जब एडिट करके वापस आ रहा है, तो पहला मसला पता है क्या है? पहला मसला ये है कि हो सकता है उसने कुछ एडिट किया हो सकता है उसने कुछ ना एडिट किया हो। अब अगर हर बार आप ये सपोज़ कर लो कि यूज़र ने कुछ ना कुछ एडिट किया है और डेटा को दोबारा से रेंडर करवाओ, ठीक है, तो पता है क्या होगा? आपका पूरा का पूरा एरे आपको खाली करना पड़ेगा, यानी वो जो लिस्ट का जो एरे था, और दोबारा से देखना पड़ेगा कि एरे में जो है, जो भी एरे में चेंज है या नहीं है, आपको एरे की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी रेंडर करवानी है, ठीक है। यानी यूज़र पेज पे जा रहा है, बैक कर रहा है, पेज पे जा रहा है, बैक कर रहा है, पेज पे जा रहा है, बैक कर रहा है, आपका एरे वाली वो जो लिस्ट है आपकी, वो बार बार लोड हो रही है, ये एक मसला। अब उसके अलावा चलो आप ये वाला काम कर भी लेते हो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी एक मसला पता है क्या था, कि जब आप डिटेल स्क्रीन से वापस लिस्ट पे जाते हो, तो लिस्ट पे जाने के बाद अगर आपने लिस्ट को दोबारा से रेंडर करवाया है, ठीक है, यूज़र क्या चाहता है बैक करने के बाद, कि मैं लिस्ट में जिस जगह पे था, फॉर एग्जांपल उसने थोड़ा सा स्क्रॉल किया था ना, वो नीचे आ गया था, ऐसा ही है ना, वो नीचे आ गया था, तो यूज़र तो ये चाहता है कि जब उसने स्क्रॉल करके वो वापस उसी जगह पे नीचे आ गया, अब जब वो बैक करेगा तो वापस उसी जगह पे जाए। लेकिन अगर आप लिस्ट को रीलोड करवा रहे हो तो वो वापस उस जगह पे नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा? टॉप पे। ये एक और मसला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए था जो कि ये सारा का सारा डेटा खुद ही हैंडल कर रहा हो, ठीक है, यानी हर जगह पे डेटा एक ही जगह से आ रहा हो, हमें बार बार उस डेटा को री रेंडर ना करवाना पड़े। ये वाली जो प्रॉब्लम थी, ये हमारी जो है वो रिज़ॉल्व की किसने? रिडक्स ने, ठीक है। रिडक्स क्या होता है? रिडक्स कहता है कि जितना भी आपका सारा का डेटा होगा, वो सारा का सारा डेटा मैं एक स्टोर के अंदर रखूँगा, ठीक है। अब जिसको भी डेटा चाहिए वो डेटा उसको कहाँ से मिलेगा? स्टोर से, ठीक है। डेटा अलग अलग जगहों पे नहीं रखा होगा कि इस कंपोनेंट के अंदर उसका डेटा रखा हुआ है, इस कंपोनेंट के अंदर इसका डेटा रखा हुआ है, इस कंपोनेंट के अंदर उसका डेटा, से जितना भी डेटा वो सारा का सारा डेटा कहाँ होगा? एक जगह पे होगा, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोर। सही है भाई। अब रिडक्स को यूज़ करने के लिए आपको अपने पास जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है। पहली, अब अच्छा, पहले सिर्फ एक ही चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती थी, उसी से काम हो जाता था, लेकिन अब जो है वो रिडक्स की लाइब्रेरी के अंदर जो है वो कुछ अपडेट्स आई हैं, ठीक है, और अच्छी अपडेट्स हैं, उसके ज़रिए आपका रिडक्स के ऊपर काम जो है वो आसान हो जाता है, ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो इस वजह से हम भी उसी को यूज़ करेंगे। उस चीज़ को कहते हैं हम रिडक्स टूल किट। क्या कहते हैं? रिडक्स टूल किट। पहले टूल किट के बगैर काम होता था, तो अब देख लेते हैं हम दो पहले हमें जो है इंस्टॉल करना है हमारे अपने पास रिएक्ट रिडक्स। तो हम npm इंस्टॉल कर रहे हैं। एक हमें यूज़ करना है रिएक्ट डैश रिडक्स।
अच्छा ये क्या चीज़ है बेसिकली, एक्चुअल जो लाइब्रेरी है ना उसका नाम है रिडक्स, ठीक है। अच्छा जो रिएक्ट रिडक्स है वो बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि रिडक्स जो है वो किसी भी लाइब्रेरी पे चल जाता है, ठीक है। आप उसको वनीला जावास्क्रिप्ट पे भी चला लो, आप उसको एंगुलर पे भी चला सकते हो, और आप उसको व्यू पे, रिएक्ट पे, कहीं पे भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये जो रिएक्ट रिडक्स है ये बेसिकली एक रैपर है, ठीक है। ये क्या करता है, रिडक्स को यूज़ करते हुए आपको रिएक्ट के अंदर हेल्पर फंक्शन दे देता है कि जिससे रिडक्स को रिएक्ट के अंदर यूज़ करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपको जो हुक्स होते हैं रिडक्स के, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जो आपके पास जो सारा काम हो रहा है वो हुक्स के ज़रिए हो रहा है ना, आप रिएक्ट में जितने भी काम कर रहे हो हुक्स के ज़रिए करते हो। तो ये क्या करता है, ये रिडक्स के हुक्स बना के आपको देता है, जिससे आपको यूज़ करने में रिडक्स को आसानी हो जाती है। सही है भाई। अच्छा तो एक हमने यूज़ करना है रिएक्ट रिडक्स, और दूसरा हमने यूज़ करना है रिडक्स टूल किट। रिडक्स टूल किट इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली रिडक्स यूज़ करेंगे। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है रिडक्स टूल किट की, बहुत बहुत मज़ेदार डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। इससे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपको मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगी, ठीक है। बहुत आसान डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको पढ़ो, ठीक है। एक तो इन्होंने ज़बरदस्त काम एक ये किया हुआ है कि अगर आप चाहो तो इन्होंने पूरा का पूरा रिडक्स पे बना हुआ एक टेम्पलेट आपको ऑलरेडी दे दिया, ठीक है, रिडक्स टूल किट को यूज़ करता हुआ। तो इसके अंदर इन्होंने एक काउंटर एप्लीकेशन बनाई है। काउंटर एप्लीकेशन पता है क्या होती है? हाँ, हाँ, कोई तस्बीह टाइप या प्लस माइनस जिसमें हो रहा होता है ना, नंबरिंग, तो वो इस तरह की एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है। अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो उसका टेम्पलेट भी है, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो उसका टेम्पलेट भी है। तो बस आपने सिंपली npx create की कमांड चलानी है, और टेम्पलेट में आपने पास करना है रिडक्स टाइप स्क्रिप्ट, तो जो इनका बना हुआ टेम्पलेट है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन है। अच्छा अब हमें तो इस तरीके से यूज़ करना नहीं है, तो हमें हमारी ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसके अंदर हमने अगर रिडक्स टूल किट लगानी है तो हम क्या करेंगे, npm install @reduxjs/toolkit, ठीक है। तो ये जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों इंस्टॉल करने। अच्छा ये जब तक इंस्टॉल हो रहे हैं हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं इसकी, कि इसमें क्या क्या है हमारे पास। डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम सिंपली क्विक स्टार्ट में आ जाते हैं तो ये सबसे पहले ये कह रहा है आपको कि आपको आपके पास, अच्छा ये क्या बता रहा है, ये इन्होंने अपना जो टेम्पलेट बनाया हुआ है ना ये उसी हिसाब से टेम्पलेट के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। तो अब लोग डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन फॉलो कर रहे होते हैं कि क्या कहते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी। कुछ लोग रिडक्स से रिलेटेड तमाम काम के लिए स्टोर का फ़ोल्डर बनाते हैं, इन्होंने ऐप का फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। ऐप का फ़ोल्डर जो है वो मेरे ख्याल से स्टोर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐप जो है ना वो बेसिकली वो पूरी ऐप की बात कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टोर के लिए हम जो क्रिएट करेंगे वो कौन सा फ़ोल्डर करेंगे, स्टोर का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो src के अंदर ही हम नया फ़ोल्डर एक क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर डॉट। अच्छा इसके अंदर जो स्टोर की जो फाइल होगी इसमें हमने जो है वो क्या कहते हैं HTML वाले टैग्स वगैरह इस तरह का कोई काम नहीं करना है, प्योर टाइप स्क्रिप्ट वाले ही काम होगा। तो इसलिए इसको TSX बनाने की बजाय मैं इसको TS बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा इसके अंदर मैं एक और नई फाइल बना लेता हूँ स्टोर के अंदर। अच्छा स्टोर के अंदर मल्टीपल चीज़ें आएंगी, ठीक है, और सिर्फ स्टोर नहीं आएगा, ठीक है। एक जो इसमें सिंपली जहाँ पे स्टोर आना है ना उस फाइल को मैं बना लेता हूँ इंडेक्स के नाम से, index.ts, ठीक है, स्टोर के अंदर, ठीक है। अब स्टोर के अंदर जो इंडेक्स की फ़ाइल है वो इस इंडेक्स की फ़ाइल हमेशा मेन फाइल होती है ना, ठीक है। तो मेन फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना स्टोर बना लेंगे, ठीक है। अच्छा ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब स्टोर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक मेथड है कॉन्फ़िगर स्टोर का, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर हमें कहाँ से मिलता है, रिडक्स टूल किट, देख के बता दो, ठीक है, reduxjs/tool kit, ठीक है, यहाँ से हमें उसका वो मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ अपने पास, ये कॉन्फ़िगर स्टोर मिला। अच्छा कॉन्फ़िगर स्टोर जो है इसको आप जो है जब कॉल कराते हो तो इसको पास करते हो एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं स्टोर के ऑप्शंस, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस ये एक्सेप्ट कर रहा होता है आपके पास। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास एक ही है, और वो क्या है, रिड्यूसर। अच्छा रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर बेसिकली कोई भी स्टोर है ना आपका, उस स्टोर का समझ लो कि एक मैनेजर है, क्या है, मैनेजर, ठीक है। अब
स्टोर में जब डेटा आ रहा है या डेटा जा रहा है, ठीक है, इसको भी हम मैनेज करते हैं, ठीक है, और इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैनेजर। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखें ना, तो कोई आप शॉप ले लो, ठीक है, कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसकी शॉप है, और उस शॉप के अंदर उसने समझ लो कोई एक बंदा हायर किया हुआ है, जो कि क्या कहते हैं, सामान देता है लोगों को, ठीक है, सारे काम वही कर रहा होता है, ठीक है। आपकी एक शॉप है और आपने उस शॉप के ऊपर एक बंदा हायर किया हुआ है, ठीक है, जो कि आपकी शॉप को चला रहा है, ठीक है। तो आपकी जो शॉप है, ठीक है, उसमें सारा आइटम पड़े हुए हैं आपके जितने भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो शॉप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के अंदर आपके पास होते हैं फ़ैन, होते हैं आपके पास एसी, होते हैं वॉशिंग मशीन, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह के आइटम्स होते हैं आपके पास, सही है भाई। अब ये जो आपके पास स्टोर है, ठीक है, इस स्टोर के अंदर तमाम आइटम्स रखे हुए हैं, सही है, और आपने एक बंदा हायर किया हुआ है जो कि क्या करता है, जो कि इन आइटम्स को लोगों को सेल कर रहा होता है, ठीक है, जो कि सेल्समैन है वहाँ पे। अच्छा, उसका साथ साथ काम ये भी है कि अगर कोई आइटम ख़त्म हो रहा है तो उस आइटम को मंगवा के दोबारा से स्टोर के अंदर रखना, ठीक है, और अगर कोई आ रहा है उस आइटम को लेने के लिए तो उसको वो आइटम प्रोवाइड करना, ठीक है। तो रिडक्स के जो स्टोर है इसकी भी सिंपल सी एग्जांपल यही है कि स्टोर के अंदर क्या रख रहे होते हो आप, डेटा आ रहा होता है और डेटा जा रहा होता है, ठीक है, और जो बंदा, जो मिडिल मैन है, जो ये सारे काम आपको करके दे रहा है, वो क्या उन्हें, रिड्यूसर, ठीक है। तो जैसे आपने वहाँ पे हायर किया हुआ था एक बंदा, यहाँ पे आप किसको हायर कर रहे हो, रिड्यूसर को, अपने काम करने के लिए। अच्छा, रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर बेसिकली एक छोटा नॉर्मल सा, अगर आप कह लो, एक फंक्शन की तरह बिहेव करने वाली चीज़ है, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर आप बेसिकली पहले से डिफ़ाइन कर देते हो। जैसे आप कोई भी एम्प्लॉय हायर करोगे तो आप पहले उसको समझाओगे ना भाई काम कैसे करना है, ठीक है। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपकी शॉप है, अगर आपने उसमें कोई बंदा हायर किया तो आप उसको पहले दिन क्या करोगे, आप उसको तमाम आइटम्स के रेट बताओगे कि भाई देखो, अगर कोई पंखा ख़रीदने के लिए आता है तो ये पंखा जो है वो 5,000 रुपये का है, एसी ख़रीदने आता है तो वो 50,000 का है, ठीक है। इस तरह के आप उसको छोटे छोटे जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आप उसको प्रोवाइड करोगे। भाई जब भी आपने पैसे लेने हैं उससे, तो पैसे जो है वो इस वाली दराज में आप लिखो रखोगे, और उसको ऐसे पर्ची या रसीद बना के उसको दे दोगे, ठीक है भाई। क्लियर है ना यहाँ तक। तो रिड्यूसर जब हम बनाते हैं तो रिड्यूसर को भी हमें क्या समझाना पड़ता है, उसके उसके काम, ठीक है, कि उसके क्या क्या काम होंगे और वो क्या क्या काम करेगा। तो अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि आप, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट पे काम, देखो अगर सिंपल जावास्क्रिप्ट पे काम करो ना फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करो ना तो टाइप स्क्रिप्ट से फिर आपको कुछ चीज़ें की टाइप्स आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं। वो इसलिए कि बाद में आपके पास फिर टाइप स्क्रिप्ट एरर आपको ना दे, आप इजीली बता सको कि आपके टाइप में यानी आपके डेटा में क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने एक नई टाइप बनाई रूट स्टेट के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर इन्होंने रखा रिटर्न टाइप, जो कि जिसमें जा रही होगी टाइप ऑफ स्टोर डॉट गेट स्टेट, ठीक है। फिलहाल इसको बाद में समझेंगे, अभी हम अभी तक के लिए इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब हम आ रहे हैं कि जब आप स्टोर बना लोगे अपना, तो आपको अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को बताना पड़ता है अपने स्टोर के बारे में कि आपका स्टोर कहाँ है और कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टोर को बताने के लिए आपको जो रिएक्ट रिडक्स मैंने आपको बताया था, एक रैपर है हमारे पास जो कि रिएक्ट के लिए लिखा गया है कि रिएक्ट के अंदर आप रिडक्स को यूज़ कर सको। उसके अंदर से फिर आपको क्या मिल जाता है, एक प्रोवाइडर का एलिमेंट मिल जाता है, जो कि आप यूज़ करोगे किस लिए, अपने स्टोर को डिफ़ाइन करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को बताने के लिए कि यहाँ पे मेरा क्या है, स्टोर है, ठीक है। अच्छा, स्टोर जो है वो आप बेसिकली आप अपने कहाँ पे रखते हो, एप्लीकेशन के रूट पे रखते हो, ताकि उस स्टोर का डेटा जो है वो आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाए, अवेलेबल हो, ठीक है। जहाँ तक भी आपने जिसका भी समझ लो कि पेरेंट बनाया आपने प्रोवाइडर को, वहीं तक का स्टोर का डेटा अवेलेबल होगा। उसके ऊपर अगर आप उसको एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा बेहतर जो है वो क्या होता है कि हम जो अपना स्टोर जो है उसको इनिशियलाइज जहाँ पे कर रहे हैं वो कहाँ पे करें, इंडेक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ स्ट्रिक्ट मोड के अंदर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोवाइडर, ये आ गया, ठीक है, रिएक्ट रिडक्स से। और इसके अंदर मैं क्या रख दूँगा, ऐप को,
ठीक है, क्योंकि सारा का सारा काम मेरा ऐप के अंदर ही चल रहा है ना। सही है भाई। अच्छा, अब ये जब प्रोवाइडर है इसको मैं क्या पास करूँगा, एक स्टोर का इसको जाता है और इसको मैं पास करूँगा बेसिकली अपना जो मैंने स्टोर बनाया था। स्टोर मैंने कहाँ पे बना हुआ है, स्टोर के अंदर index.ts फाइल, और ये स्टोर के नाम से ही एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको स्टोर को एक्सपोर्ट करूँगा कहाँ से, टू डू स्टोर स्लैश इंडेक्स में से। ठीक है, और इंडेक्स जो है वो ज़रूरी नहीं होता, तो ये आ गया डॉट स्लैश स्टोर। ठीक है, आप सिंपली अगर आपका कोई भी डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडेक्स की फ़ाइल से, तो आप सिंपली फ़ोल्डर का नाम बता दोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी फाइल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक जो हमारा काम है, स्टोर हमने बना लिया और स्टोर को हमने इनिशियलाइज़ भी अपनी करवा दिया एप्लीकेशन के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब हमने रिड्यूसर बनाना है। ठीक है, यानी अपना मैनेजर। अच्छा, अब इसमें रिड्यूसर कैसे बनता है। रिड्यूसर बेसिकली पहले जो है ना, क्या कहते हैं, रिड्यूसर वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको रिड्यूसर ही कहते थे। अब यहाँ पे रिड्यूसर बनाने के लिए एक नई चीज़ लेकर आए। इन्होंने कहा है कि आप स्लाइसिस बनाएं। क्या बनाएं, स्लाइस। ठीक है, रिड्यूसर को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे हमें दिया है, क्या कहते हैं, पहले एक स्लाइस बनाते हो, यानी फॉर एग्जांपल ये कहता है, पहले क्या होता था कि आपका सारा का सारा डेटा स्टोर के अंदर एक ही जगह पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ होता था मल्टीपल कीज़ के ज़रिए। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में यूज़र का डेटा रखा हुआ होगा, किसमें, यूज़र की के अंदर। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर कार्ड का डेटा है तो कार्ड का डेटा रखा होगा कार्ड की के अंदर। ये कह रहा है कि अब आप स्टोर एक ही होगा, लेकिन उसको अलग अलग स्लाइसिस बना के उसको प्रोवाइड करें, बजाय इसके कि आप एक ही डेटा के अंदर सारी चीज़ें पास कर दो, ऐसा नहीं करें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप एक स्लाइस बनाओ। स्लाइस बनाते हैं, स्लाइस कैसे बना सकते हैं हम हम इसी स्टोर के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, इस फाइल का नाम वही वो होगा जो कि हम क्या कहते हैं, अपने डेटा के तौर पे रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र के लिए सारा का सारा स्लाइस बना रहे होते, यूज़र का स्लाइस बना रहे होते, तो हम इसका नाम क्या रखते, यूज़र। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए डेटा बना रहे हैं, टू डू के लिए, तो हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, टू डू भी रख सकते हैं और टू डू स्लाइस डॉट टी एस भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, आपने सिंपली यहाँ पे कॉल करना है क्रिएट स्लाइस को। ठीक है, और इस क्रिएट स्लाइस को आप क्या पास करते हो, एक पास करते हो आप इसको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पास करने के बाद इसमें सबसे पहली की क्या होगी, नेम। क्या आपने इसको नाम क्या देना है, वो हम क्या रखेंगे, इसका टू डू। नेम पास करने के बाद फिर आप इसको पास करते हो इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट हमारी, ठीक है, ये अभी हमें नहीं चाहिए। तो इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या होगा, क्या क्या हो सकता है हमारे पास इनिशियल स्टेट में, एक एरे हो सकता है। ठीक है, एरे में और क्या होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक क्या रखा होगा, की रखी हुई होगी या टेक्स्ट रखा हुआ होगा और फिर उसका डन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बताए थे कि भाई इनिशियल स्टेट जो होगा वो आपके पास आएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, और इसमें क्या क्या रखा हुआ होगा आपके पास, क्या, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको टाइप नहीं बना लें, एक यहाँ पे बना लेते हैं एक्सपोर्ट टाइप टू डू इक्वल्स टू। ठीक है, और इसी को यहाँ पे बता देते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, टू डू का एरे। ठीक है, अच्छा, ये जो टू डू होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो होगा इसमें डन। डन में क्या होगा, बुलियन। ठीक है, क्योंकि चेकबॉक्स है ना, वहाँ पे ट्रू फॉल्स वो चीज़ें स्टोर करवाएंगे हम, है ना। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या होगा, टू डू का इसमें टेक्स्ट होगा कुछ। ठीक है, जो कि हम रखेंगे स्ट्रिंग। सही है, आईडी चलो छोड़ दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है।
सही है भाई, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको क्या पास करनी है, इनिशियल स्टेट। सही है भाई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास नाम से वेरिएबल बना हुआ है, तो मैं कॉलन लगा के ना वैल्यू दूँ तो इसका मतलब ये खुद ही गेट कर लेगा कि इसी नाम से कोई एक वेरिएबल रखा हुआ है। पता है ना आपको ये चीज़, पता है ना इसके बारे में, एकमा स्क्रिप्ट में देखी थी ना हमने ये शॉर्ट हैंड्स। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा क्या, रिड्यूसर्स। अच्छा, रिड्यूसर्स में क्या होगा हमारे पास, रिड्यूसर्स में मल्टीपल काम, क्योंकि एक मैनेजर है, ठीक है, और मैनेजर मल्टीपल काम कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल काम क्या क्या करेगा, ठीक है, चीज़ें बेचेगा भी, स्टोर के अंदर रखेगा भी, ठीक है। कौन सी चीज़ बेचेगा, हर चीज़ को बेचने के लिए उसका क्या होगा, एक एक्शन, ठीक है, और उस एक एक्शन के लिए उसका क्या बनेगा, एक फंक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास टू डू के अंदर क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। सबसे पहला एक्शन क्या होगा, ऐड टू डू, सही है। अच्छा, जब टू डू ऐड हो रहा होगा, ठीक है, चलो ऐड टू डू तो हमने कर लिया, इसको करते हैं कंप्लीट बाद में। दूसरा क्या होगा, डिलीट वगैरह हम बाद में बना लेंगे, इसको कर देते हैं डन टू डू। अब हमारे पास, अच्छा, इसमें जो भी हमारे पास मेथड्स होते हैं उसमें हमें मिलता है एक पहले मिलेगा हमें स्टेट, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, एक और क्या मिलता है, स्टेट मिलता है और क्या मिलता है, एक्शन, ठीक है। अब ये स्टेट और एक्शन, इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें करंट स्टेट मिलेगी कि अभी आपकी करंट स्टेट क्या है, ये, ठीक है। और साथ साथ हमें बताएगा कि एक्शन कौन सा परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले जब हम काम करते थे ना रिडक्स में, तो एक्शन डॉट टाइप भी होती थी। एक्शन के अंदर दो चीज़ें मिलती थी हमें, एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती थी, पहली क्या होती थी, टाइप, और दूसरी क्या होती थी, पेलोड, ठीक है। टाइप में क्या होता था, टाइप में हमें बताते थे कि भाई यूज़र ने ये वाला एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। और पेलोड में क्या होता था कि उस यानी उसके एक्शन परफॉर्म करने पे उसने कोई वैल्यू पास की है या नहीं की। फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो मेरा मैनेजर है उसने पंखा सेल कर दिया, सही है। अब पंखा सेल करना क्या हुआ, उसका एक एक्शन, उसने कौन सा पंखा सेल किया है वो सेल करने के बाद मुझे बताएगा, है ना, ठीक है। वो क्या हो सकती है, उसकी 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 पेलोड, ठीक है। या फिर वो पंखा उसने कितने का बेचा, वो क्या होगी, उसकी पेलोड, ठीक है। जो भी डेटा वो मुझे ला के बाद में बताएगा वो सारा वो क्या होगा, एक्शन परफॉर्म करने पे पेलोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वही काउंटर ऐप जो हमारे पास जो इन्होंने बना के दी हुई ना आपको, वही काउंटर ऐप समझ लो, ठीक है। कोई यूज़र है, आपके पास एक काउंटर चल रहा है जो कि क्या कर रहा है, हर बार जब भी एक्शन परफॉर्म होता है ऐड का, तो वो क्या करता है, एक वैल्यू को ऐड कर देता है। लेकिन मैंने अब एक और कस्टम एक्शन बनाना है कि जिसमें मैं कोई भी कस्टम वैल्यू ऐड करवा सकूं। तो मेरा एक्शन क्या रहेगा, एक्शन वही रहेगा ऐड का, लेकिन पेलोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वो वैल्यू जो यूज़र पास कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूज़र एक साथ 50 बढ़ाना चाह रहा है उसमें काउंटर के ऊपर, ठीक है, तो वो 50 जो है वो क्या होगा, वो उसका पेलोड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो एक्शन टाइप जो है वो तो अब नहीं होती, क्यों, क्योंकि हम हर एक्शन टाइप के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं ऑलरेडी, तो एक्शन टाइप की तो अब हमें नीड है ही नहीं, ठीक है। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, पेलोड की, ठीक है। कि जैसे जब यूज़र ने ऐड टू डू किया तो उस टाइम पे पेलोड मुझे क्या मिलेगा कि उसने इनपुट बॉक्स में क्या लिखा था, कौन सा टू डू उसको ऐड करना है, वो क्या होगी, उसकी पेलोड वैल्यू। तो जो हमारे पास ये जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन की जो टाइप होती है वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो पेलोड एक्शन के ज़रिए, ठीक है। पेलोड एक्शन जो है वो आपका रिडक्स टूल किट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टू डू में जब मुझे कोई भी एक्शन मिलेगा उसका पेलोड के अंदर मुझे क्या मिलेगा, पेलोड में क्या होना चाहिए, ऐड टू डू के टाइप क्या होनी चाहिए, पेलोड की स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या करते हो, बेसिकली जब भी आपको कोई भी एक्शन मिला है उस एक्शन के बिहाफ पे आपने डेटा में क्या चेंज करवाना है वो चेंज आप कहाँ कर देते हो,
स्टेट के ऊपर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसमें चेंजेस करते थे, उसको यहाँ से रिटर्न करवा देते। अब जो है वो क्योंकि रिडक्स टूल किट है वो थोड़ी एडवांस्ड है, ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा आसानियाँ दे रही है। तो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, इम्यूटेशन कर सकते हो, यहीं पे स्टेट को चेंज कर दो। जो भी स्टेट को चेंज आप यहाँ पे करोगे बेसिकली वो क्या होगा, वो स्टोर में जाके वो डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करना था, बेसिकली मैंने यहाँ पे करना था कि स्टेट के अंदर मेरे पास अभी क्या रखा हुआ है, स्टेट में क्या रखा हुआ है, स्टेट में एरे रखा हुआ है ना, तो मैं स्टेट के अंदर पुश करवा सकता हूँ, ठीक है। और पुश क्या करवाऊँगा मैं, एक ऑब्जेक्ट पुश करवाऊँगा, क्योंकि टू डू जो है मेरे पास वो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना एक, है ना। स्टेट में क्या पड़ा हुआ है, टू डू का एरे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसी एरे के अंदर अगर मैं पुश करवा रहा हूँ तो टू डू ही पुश करवाऊँगा ना। तो मैं यहाँ पे कुछ अगर चाहूँ तो मैं यहीं पे ऑब्जेक्ट बना लूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का भी बना सकता हूँ कि कांस्टेंट टू डू ओबीजे इक्वल्स टू, ठीक है। और इसकी टाइप मैं क्या बता दूँ कि क्या होगी यहाँ पे, इसकी टाइप टू डू, ठीक है। इसको अब क्या क्या चाहिए होगा, एक तो चाहिए इसको डन, डन में बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या रखेंगे, फॉल्स, ठीक है। और हमारे पास जो इसकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पेलोड जो हमारे एक्शन जो आ रहा है हमारे पास, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। इसमें हमें मिल जाएगी वैल्यू, सही है भाई। और वो स्ट्रिंग होगी, हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी हमें यहाँ पे जब भी ऐड टू डू को कोई कॉल करवाएगा तो ऐड टू डू को कॉल करवाते वक्त उसको पेलोड क्या बताना पड़ेगा, अपना पेलोड में क्या देनी पड़ेगी, उसकी टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और यही जो टू डू ओबीजे है वो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उसको रख सकता हूँ, सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला। तो ये हमारा जो रिड्यूसर है, उस रिड्यूसर का पहला फंक्शन कंप्लीट हो गया, ऐड टू डू, सही है भाई। अब इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, अब डन टू डू। डन टू डू में क्या होगा, हमने किसी भी स्टेट के डन को क्या करना होगा, ट्रू करना होगा, बस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसके एक्शन में क्या मिलना चाहिए, इसके पेलोड के अंदर यहाँ पे होगा नंबर। अब बताओ क्यों, ये एरे का इंडेक्स होगा, हमारे पास टू डू में क्या पड़ा हुआ है, एरे पड़ा हुआ है ना। अब उसने किसी भी चेकबॉक्स के ऊपर अगर क्लिक किया और उसको चेक कर दिया, हमें क्या चाहिए होगा, उसका इंडेक्स चाहिए होगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या इसमें जाना है स्टेट में, और स्टेट जो कि अभी क्या है हमारे पास, एरे है ना, तो क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, डॉट डन इक्वल्स टू, या फिर कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि डन ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है। हाँ, जब एक बार फंक्शन चलेगा तो अगर वैल्यू अभी करंट वैल्यू अगर फॉल्स है तो क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा, और ट्रू है तो फिर उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अब हमारे पास जो हमारा रिड्यूसर है वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जब रिड्यूसर हमारे पास हो जाएगा ना, तो रिड्यूसर के बाद हमारे पास हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है किसको, एक तो हमें ये जो स्लाइस है इस स्लाइस को एक्सपोर्ट करवाना है, ठीक है, ये क्रिएट स्लाइस वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है भाई, टू डू स्लाइस रख के इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, इसके एक्शंस। जब भी आपको स्लाइस बना ले तो स्लाइस के अंदर एक्शंस होते हैं, और एक्शंस के अंदर आपको एक एक करके वो तमाम मेथड्स मिल जाते हैं जो कि आप कॉल करवा रहे होगे, ठीक है, किसी भी एक्शन को कॉल करवाने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने अगर उस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया जिस बटन के ऊपर अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो वो कैसे करोगे, वो इन्हीं फंक्शंस के ज़रिए करोगे जो कि इसने आपको दिए हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं एक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ जो है वो किस में है, टू डू स्लाइस के अंदर, ठीक है। और टू डू स्लाइस के अंदर हमारे पास टोटल कितने एक्शंस पड़े हुए हैं, पहला हमारे पास क्या है, ऐड टू डू, और दूसरा हमारे पास क्या है, डन, ठीक है। ये दोनों भी हमने यहाँ से करवा दिए एक्सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद फिर इसका जो रिड्यूसर है वो फिर हम क्या करेंगे, वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, इसी स्लाइस का रिड्यूसर। अच्छा, और उसके बाद फिर ये कह रहा है कि आपने वो जो कन्फिगर स्टोर यानी जो अपना स्टोर बनाया था आपने, उस स्टोर के अंदर आपको क्या करना है, उसको पास करना है आपने ये वाला रिड्यूसर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कॉन्फ़िगर स्टोर करते वक्त हम क्या बताते हैं उसको, रिड्यूसर। रिड्यूसर अभी हमने क्या रखा हुआ है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ जो है वो हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की है ना। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अगर हमने किया है तो यहाँ पे हम उसको फिर इस तरीके से नहीं गेट करेंगे, हम उसको कैसे किसी भी नाम से चाहें तो गेट कर सकते हैं। हम गेट करेंगे इंपोर्ट टू डू रिड्यूसर फ्रॉम, कहाँ रखा हुआ है हमारे पास वो, ठीक है। और ये टू डू रिड्यूसर हम किसको पास कर देंगे, रिड्यूसर को। सही है भाई। अब एक तरीके से जो हमारे स्टोर को लेके जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी ना वो हो गई। हमने क्या क्या कर लिया, हमने स्टोर बना लिया, हमने रिड्यूसर बना लिया, ठीक है। हमने स्टोर को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इनिशियलाइज़ करवा लिया, हमने स्टोर को जो रिड्यूसर था उसको एक्शंस प्रोवाइड कर दिए, एक्शंस की तमाम लॉजिक्स उसको बता दी, ठीक है। और उन्हीं एक्शंस को अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं, ठीक है। अब बारी किस चीज़ की आई है, अब बारी आई है इन एक्शंस को कॉल करवाने की, ठीक है। अब जब भी मेरा यूज़र क्या करेगा, ऐड टू डू का कोई भी काम परफॉर्म करेगा तो मैं क्या करूँगा, इस ऐड टू डू के एक्शन को कॉल कराऊंगा, और अगर जब वो डन टू डू करेगा तो डन टू डू को कॉल करवाऊंगा। सही है। किसी भी एक्शन को आप अपने पास कॉल करने के लिए क्या कर सकते हो, आपके पास होता है डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच क्या होता है, बेसिकली डिस्पैच होता है किसी भी एक्शन का हो जाना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पैच, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन जब यूज़र परफॉर्म करेगा उसकी बिहाफ पे हम एक्शंस को क्या करवाएंगे, डिस्पैच, ठीक है। अच्छा, डिस्पैच जो है वो फिर आपको कहाँ से मिल जाएगा, हुक से मिलेगा। इसमें दो सिलेक्टर होते हैं आपके पास, यूज़ सिलेक्टर और यूज़ डिस्पैच के नाम से, ठीक है। देख लेते हैं हम, ये हमने कॉल कहाँ पे करना है, हम टू डू वाला जो हमारे पास हमारा जो मेन कंपोनेंट है टू डू का, उसमें आ रहे हैं हम। और उसमें आने के बाद मैंने ये दोनों चीज़ें उठा ली, यूज़ सिलेक्टर और यूज़ डिस्पैच। यूज़ सिलेक्टर क्या करता है, यूज़ सिलेक्टर आपको करंट स्टेट की वैल्यू ला के देता है, और यूज़ डिस्पैच क्या करता है, आपके एक्शन को हिट करवाता है, परफॉर्म करवाता है, एक्शंस डिस्पैच करवाता है। सही है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो यूज़ डिस्पैच है उसके लिए उसमें से आपको मिल जाएगा डिस्पैच, तो आप डिस्पैच को अपने पास मंगवा के स्टोर करवा लो एक कांस्टेंट के अंदर। सही है। अब जहाँ पे भी आपके पास डिस्पैच, जहाँ पे भी आपके पास वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसको आपने, फॉर एग्जांपल ये ऐड टू डू हैंडलर, ठीक है। ऐड टू डू हैंडलर को अब आप सेट डेटा या स्टेट वगैरह करने के बजाय अब आप क्या करोगे, डिस्पैच कॉल करोगे, और डिस्पैच को क्या बताओगे, डिस्पैच को आपको बताना पड़ता है एक्शन, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है। मेरे पास जो एक्शन है वो क्या है, ऐड टू डू। ऐड टू डू मुझे कहाँ से मिल रहा है, स्टोर के अंदर टू डू से, ठीक है। तो इसका मतलब यही है वो ऐड टू डू जो मैंने इंपोर्ट करवाया है कहाँ से, अपने एक्शंस पे। सही है। तो ये मिल गया मुझे ऐड टू डू। अब इस ऐड टू डू को क्या चाहिए, कोई ऐड टू डू को पेलोड चाहिए ना, क्या पेलोड चाहिए, ऐड टू डू को टेक्स्ट चाहिए ना। अगर हम यहाँ पे होवर कर लें तो ये हमें बता भी रहा होगा कि इसकी पेलोड क्या है, ये देखो स्ट्रिंग। तो हमने इसको क्या पास करना है, स्ट्रिंग। ये वाली जो वैल्यू है ये हम इसको वो ऐसे दे देंगे,
ठीक है। इस सेट डेटा को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब ये कह रहा है, अच्छा यूज़ सिलेक्टर, ये भी हमने यूज़ करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये जो रूट स्टेट हम वहाँ से एक टाइप एक एक्सपोर्ट करवा रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से एक्सपोर्ट करवा रहे थे हम? अपने स्टोर से। यहाँ पे ये मैंने करवाया था, मैंने कहा था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बाद में काम आएगी। ये हमें बेसिकली जब आप यूज़ सिलेक्टर यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको यूज़ सिलेक्टर को बतानी पड़ती है कि जहाँ पे जो भी डेटा आएगा उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। तो उस टाइप को बताने के लिए ज़रूरी होता है, ये क्या करेगा, जो भी स्टोर में से जो गेट स्टेट है, गेट स्टेट क्या कर रहा होता है, बेसिकली गेट स्टेट ही आपको एक्चुअल स्टेट ला के दे रहा होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई गेट स्टेट की रिटर्न टाइप जो होगी ना, यानी गेट स्टेट जो भी आपको रिटर्न कर रहा होगा उसकी टाइप आप कहाँ उठा के रख दो, रूट स्टेट के अंदर। यही रूट स्टेट अब मैं कहाँ पे बताऊँगा इसको कि भाई यहाँ से यूज़ सेलेक्टर से जो मुझे मिलेगा डेटा, उसमें जो स्टेट होगी उसकी टाइप क्या होगी, रूट स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब ये काउंटर के ऊपर एरर देने लग गया। क्यों दे रहा है एरर पता है? क्योंकि हमारी स्टेट के अंदर काउंटर जैसी कोई चीज़ पड़ी हुई है। हमें क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? हमारे पास तो स्टेट में पूरा एरे पड़ा हुआ है ना, तो हमें कुछ और तो चाहिए ही नहीं, हमें पूरा का पूरा एरे चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ पूरा एरे ही उठा के रख लेते हैं स्टेट, ठीक है। अगर आपको पूरा एरे नहीं चाहिए होता, एरे के अंदर कोई एक वैल्यू चाहिए होती, तो आप यहाँ से एरे करके उसको वो रिटर्न करवाते तो वो भी उसको मिल जाता, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, एरे जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, डेटा, ठीक है। ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। अब ये डेटा मेरा कहाँ चला जाएगा, डेटा सोर्स के अंदर। यानी पहले जो मैं यूज़ कर रहा था किससे, यूज स्टेट से, अब वो किस में से आएगा, डेटा में से, ठीक है। अब ये आइटम पे एरर दे रहा है। आइटम पे क्यों एरर दे रहा है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। क्योंकि आइटम के अंदर अब क्या आ रहा है, डेटा में क्या आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है ना। टू डू का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या पड़ा होगा, आइटम में क्या आएगा, फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब आइटम में से मैं जो मैंने टेक्स्ट निकालना है वो मेरी कौन सी की में रखा हुआ है, डॉट टेक्स्ट में रखा हुआ है ना। सही है भाई, ठीक है भाई, ये चीज़ चल रही है। मैं इसको यहाँ पे कोई डेटा ऐड करता हूँ और ये चल गया, ठीक है। ये डेटा जो है अब हमारे पास कहाँ से आ रहा है, रिडक्स से, ठीक है भाई। अच्छा, रिडक्स जो है उसके लिए आपके पास एक क्रोम का एक्सटेंशन होता है, रिडक्स डेव टूल के नाम से। ये अगर आप इंस्टॉल कर लोगे अपने पास तो रिडक्स के ऊपर डेवलपमेंट जो है वो आपकी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ये आपको जो है वो डेटा चेक करने के लिए बड़ी आसानी आपको देता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इसको क्लोज़ करके वापस ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया रिडक्स का ऑप्शन, ठीक है। अभी हमारे पास इनिट हुआ है, ठीक है। ये एक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, ये आपको तमाम एक्शंस बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, वर्क ऑन गिटहब समथिंग, ठीक है, या वर्क ऑन वेबसाइट। ये मेरा एक टू डू है, इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे बता रहा है आपको कि आपका कौन सा एक्शन अभी परफॉर्म हुआ। हमारा कौन सा एक्शन अभी परफॉर्म हुआ है, ऐड टू डू का, ठीक है। अब आप वापस में जंप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें ये आपको डेटा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जब ये एक्शन कॉल हुआ था तो एक्शन कॉल होते वक्त ये डेटा क्या लेके गया था, डन, फॉल्स और टेक्स्ट में वर्क ऑन वेबसाइट, ठीक है। ये बेसिकली उस टाइम पे उसकी क्या बता रहा है, उस टाइम पे करंट उसकी स्टेट बता रहा है, ठीक है, कि यहाँ। और उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल वर्क ऑन वेबसाइट टू, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये बता रहा है उसकी स्टेट करंट। तो जब ये वाला एक्शन कॉल हुआ तो उस टाइम पे स्टेट में क्या चीज़ें ऐड हुई, उस टाइम पे ऐड हुआ डन में फॉल्स, एक नया ऑब्जेक्ट ऐड हुआ, ठीक है, और वो हुआ, ठीक है। अगर आप करंट स्टेट को देखना चाहो तो करंट स्टेट वाले टैब पे आ जाओ। तो इसमें क्या रखा हुआ है आपके पास, एरे, एरे के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ज़ीरो वाले पे रखा हुआ है वर्क ऑन वेबसाइट और
1 वाले पे रखा हुआ है वर्क ऑन वेबसाइट 2। सही है भाई। अच्छा, अब मैंने एक काम करवाना है। काम क्या करवाना है मैंने ये करवाना है कि ये जो मेरा चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स के ऑन चेंज के ऊपर टू डू ऑन चेंज हैंडलर कॉल हो रहा है, ठीक है, जो कि अभी रखा हुआ है खाली। मैंने इस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है? ठीक है, डन टू डू। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे आइटम है, तो आइटम के साथ साथ अगर मैं इंडेक्स भी ले लेता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इंडेक्स क्या करना है, इसको पास करना है, ठीक है। वो इंडेक्स पास करवाने के लिए मेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी। सही है भाई। यहाँ पे मुझे मिलेगा इंडेक्स जो कि होगा एक नंबर, ठीक है। और यही इंडेक्स जो है वो मैं अब किसको दूंगा? सबसे पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई मुझे करवाना है क्या, डिस्पैच। और डिस्पैच को क्या बताऊंगा, मैंने क्या करना है यहाँ पे, कौन से एक्शन को कॉल करना है? डन टू डू। इस डन टू डू को क्या पास करूंगा मैं? सही है भाई। अब देखते हैं कि इस चेकबॉक्स पे क्लिक होने से हमारे पास वो एक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है भाई, डन टू डू। तो 0 वाले पे डन पे क्या आ गया, अब ट्रू करंट स्टेट में। प्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो डम कंपोनेंट्स के लिए। अगर डम कंपोनेंट्स आपने बनाए, कोई इस तरह का डेटा है आपके पास जो मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट को ही जाएगा, लाइक जैसे आपने कोई बटन का कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, हेल्पर कंपोनेंट, जिसके अंदर बेसिकली बटन ही हो रहा है, लेकिन हर बार जाहिर सी बात है फिर आपको उसको फंक्शन तो पास करना पड़ेगा ना। तो वो फंक्शन आप क्या करोगे, स्टोर में रख के पास करोगे उसको, वो प्रॉप्स में रखोगे, ठीक है। जो बेसिक डेटा एप्लीकेशन का जो ओवरऑल दी एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है थ्रू आउट, तो वहाँ पे फिर आपके पास जो डेटा होगा वो स्टोर में जा रहा होगा। एक बार समझा दूँ फिर से क्या क्या हमने किया। सबसे पहले तो हमने इंस्टॉलेशन की थी npm i react डैश रिडक्स और @reduxjs/toolkit। ये दो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए थे। अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे package.json के अंदर देख भी सकते हो। पहला पैकेज हमारा ये रहा, रिडक्स.js टूलकिट, और दूसरा जो है वो हमारा ये रहा, react डैश रिडक्स। सही है भाई। अच्छा तो इसके बाद फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमने अपने पास एक फ़ोल्डर बनाया स्टोर का, और स्टोर के फ़ोल्डर में हमने बनाई index.ts की फ़ाइल। इंडेक्स के अंदर आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता, सिर्फ एक फंक्शन आपने कॉल करवाना होता है कॉन्फ़िगर स्टोर का, ठीक है। और कॉन्फ़िगर स्टोर को आप क्या पास करते हो, रिड्यूसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर अब ये वाली जो रूट स्टेट है, इसमें मैंने क्या करवाया है, ये बेसिकली एक सिंपल टाइप एक है जो कि एक्सपोर्ट हो रही है रूट स्टेट के नाम से। इसमें मैंने बताया कि भाई आपने रिटर्न टाइप जो भी गेट स्टेट स्टोर डॉट गेट स्टेट की जो रिटर्न टाइप है उसकी टाइप निकाल लो। फॉर एग्जांपल, अगर स्टोर डॉट गेट स्टेट एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। अगर वो बुलियन रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, बुलियन। अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की जो भी टाइप होगी वो सारी की सारी उठा के रख देगा रूट स्टेट के अंदर, और उसको एज अ टाइप बना देगा, ताकि हम इसको बाद में यूज़ सिलेक्टर के टाइम पे यूज़ कर सकें, ठीक है। यूज़ सिलेक्टर को हमने टाइप बतानी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगर स्टोर किया और उसको रिड्यूसर पास करके, और उसको बताया रिड्यूसर की के अंदर मेरे पास जो रिड्यूसर है वो कौन सा रिड्यूसर है, टू डू रिड्यूसर। ये जो टू डू रिड्यूसर है ये हमने कैसे बनाया, ये हमने बनाया टू डू की फ़ाइल के अंदर एक, ठीक है। इस टू डू की फ़ाइल के अंदर हमने क्या क्या काम किया, सबसे पहले हमने कॉल कराया क्रिएट स्लाइस को, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब जो डेटा होता है वो सारा का सारा मल्टीपल स्लाइसिस के थ्रू हम इसको स्टोर करवाते हैं। एक स्लाइस होगा यूज़र का, एक स्लाइस होगा कार्ड का, एक स्लाइस होगा ऑथेंटिकेशन का। जितना भी टाइप का डेटा आपके पास आ रहा है वो सारा का सारा डेटा आप अलग अलग स्लाइसिस के अंदर स्टोर कराओगे। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही टाइप का डेटा था तो मैंने एक ही स्लाइस बनाया अभी, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लाइस है मेरे पास क्रिएट स्लाइस, इसको कॉल करने के बाद मैंने इसको क्या बताया, नेम टू डू, और इनिशियल स्टेट बताई मैंने यहाँ पे, और फिर रिड्यूसर्स के अंदर मैंने क्या बताया इसको कि भाई मेरे पास एक पहला एक एक्शन होगा वो क्या होगा, ऐड टू डू का, ठीक है।
उसके बाद फिर मैंने उसको बताया कि भाई इसमें जो पेलोड एक्शन होगा, ठीक है, उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो भी काम करना था वो मैंने स्टेट जो मुझे यहाँ पे मिल रहा था स्टेट के अंदर मैंने वो सारी की सारी चेंजेस करवा दी, ठीक है। जब भी मैं स्टेट में यहाँ पे जो भी चेंजेस करवाऊँगा वो बेसिकली वो क्या और होगा, मेरे स्टोर में जाके वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ये वाला काम मैंने किया और इसके साथ फिर मैंने डन टू डू किया। डन टू डू के अंदर पेलोड एक्शन है, मुझे सिर्फ इंडेक्स चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बताया नंबर, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रिंग नंबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर पूरी की पूरी आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप बनी हुई, लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे यहाँ पे पूरा टू डू मिल जाए तो मैं टू डू भी बता सकता हूँ इसको, सही है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो वहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग या नंबर में ही काम करो। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से जो भी उसके स्लाइस के अंदर से जो मुझे एक्शंस थे वो एक्शंस मैंने यहाँ पे रखवाए, और उसका जो रिड्यूसर था उस स्लाइस का वो मैंने क्या कर लिया, उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवा दिया। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ना करवाओ, करवाओ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवाया हुआ था तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मैंने कर दिया, और यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा बेहतर जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवाना ही है। अच्छा, उसी को क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था तो हम उसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने नहीं गेट किया, हम किसी भी नाम से उसको गेट कर सकते हैं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। तो मैंने उसको टू डू रिड्यूसर के नाम से गेट किया, मैं उसको अपने नाम से भी गेट कर सकता हूँ, वो तब भी मिल जाएगा मुझे। और फिर यहाँ पे मैंने उसको बताया कि टू डू में से ले आओ, और वो चीज़ मैंने उसको बता दी किसको, रिड्यूसर को, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक चीज़ और भी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल स्लाइसेस हैं, ठीक है, उन मल्टीपल स्लाइसेस के मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं, होंगे होंगे ना, तब क्या करोगे, फिर आपके पास एक फंक्शन होता है रिडक्स टूलकिट के अंदर से, उसको हम कहते हैं कंबाइन रिड्यूसर्स। इसको आप कॉल करके इसको ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, और इस ऑब्जेक्ट को फिर आप रिड्यूसर्स बता सकते हो, जो भी आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे इसका जो आउटपुट होगा वो आप कांस्टेंट के अंदर रख के वो इस रिड्यूसर को पास कर दो, ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं तो। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, अब हमारे पास जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो हम वापस आ गए अपने टू डू डॉट टी एस वाले कंपोनेंट के अंदर, और इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो भी फंक्शंस थे लाइक ऐड टू डू हैंडलर था। अच्छा, स्टेट जो है वो मैंने हटा दिया अब, और जहाँ पे भी मेरे पास डेटा चेंज हो रहा था वहाँ पे मैंने क्या कॉल करवाया, डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच मुझे कहाँ से मिल गया था, यूज़ डिस्पैच के एक हुक में से, और वो हुक मुझे कहाँ मिला था, रिएक्ट रिडक्स में से, ठीक है। यूज़ डिस्पैच और यूज़ सिलेक्टर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं जब भी आप रिडक्स यूज़ करोगे तो आपको काम में आएंगी। यूज़ सिलेक्टर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डेटा को गेट करने के लिए, और यूज़ डिस्पैच किस लिए यूज़ होता है, डेटा को मॉडिफाई करवाने के लिए, यानी एक्शंस को डिस्पैच करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये स्टेट हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा, इसको हम हटा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, डिस्पैच को हम क्या पास करते हैं, डिस्पैच को हम पास करते हैं फंक्शन, ठीक है, जो भी हमारा एक्शन होता है बेसिकली वो हम उसको पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने उसको क्या पास किया, एक्शन को पास किया, उसको हमने ऐड टू डू, और ऐड टू डू को हमने कॉल करवा के उसको क्या वैल्यू दे दी, जो भी उसके पेलोड की वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो, ठीक है। जैसे कि ऐड टू डू के टाइम पे हमने स्ट्रिंग देखी थी देनी थी, तो हमने स्ट्रिंग कहाँ से निकाली, उसकी जो हमारे पास इनपुट हमारे पास अभी चल रहा है उस इनपुट में से वैल्यू निकाल के उसको पास करवा दी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास टू डू ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। ये कब कॉल हो रहा है, ये हमारे पास चेकबॉक्स के ऑन चेंज के ऊपर कॉल हो रहा है, ठीक है। और इसके ऑन चेंज पे मैंने क्या करवाया, डिस्पैच करवाया डन टू डू को, और उसको वैल्यू कौन सी पास करवा दी, इंडेक्स की।